हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ दुबे आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल SD द नॉलेज एक्सप्लोरर पे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैं आपको रूट 7 को इरेशनल नंबर प्रूव करना सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि रूट 7 या रूट 11 या रूट 3 रूट 2 ऐसे नंबर्स का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या फोर्थ रूट या कोई सा भी रूट जो है जिसकी वैल्यू आप एग्जैक्टली नहीं निकाल सकते, तो वो क्या बन जाता है, इरेशनल नंबर होता है। ये बात आप लोग सब जानते हो, लेकिन हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि इस क्वेश्चन को हम जिस मेथड से करने वाले हैं, यानी कि रूट 7 या इस जैसे और भी जो नंबर्स होते हैं जैसे रूट 3 रूट 2, इनको इरेशनल नंबर प्रूव करने का जो मेथड होता है, उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा हम ये समझें कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है। कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब होता है किसी चीज को गलत साबित कर देना एक तरीके से। मतलब कॉन्ट्रडिक्ट करने का मतलब ये हो गया कि आपने उस चीज को गलत साबित कर दिया एक तरीके से। ठीक है, तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, कुछ अज्यूम करेंगे और फिर बाद में कुछ कंक्लूजन निकलेगा जिसकी वजह से हमारा जो अजम्पशन है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम जो है जो हमें प्रूव करना है ना, उसका जस्ट उल्टा लेट कर लेंगे। हमें रूट 7 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका उल्टा अज्यूम करेंगे। मतलब रूट 7 को इरेशनल प्रूव करना है ना, तो इसका उल्टा क्या हुआ, रूट 7 को हम रेशनल अज्यूम कर लेंगे। मतलब हम खुद मान लेंगे कि रूट 7 जो है वो आपका एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर रूट 7 को मैं रेशनल मानता हूं और बाद में कुछ कैलकुलेशंस करते 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 जो है एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि हमें ये प्रतीत होने लगता है कि हाँ, हमारा जो अजम्पशन है वो गलत था, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, भाई आपने रूट 7 को रेशनल माना था, ठीक है, अज्यूम किया था, और बाद में आपकी कैलकुलेशंस की वजह से ये साबित हो गया कि आपका जो अजम्पशन है वो गलत है। तो अगर आपका अजम्पशन गलत हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने माना था वो गलत है। रूट 7 को आपने रेशनल माना था तो वो गलत है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूट 7 इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं जल्दी से समराइज कर रहा हूं, फिर हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। इस क्वेश्चन में हम क्या करने वाले हैं, हम रूट 7 या इस जैसे अन्य नंबर्स को इरेशनल प्रूव करना सीखेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं, किस मेथड से करते हैं, उस मेथड का नाम क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। एक्चुअली इस मेथड को कॉन्ट्रडिक्शन मेथड क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें हम कॉन्ट्रडिक्शन करने वाले हैं। कॉन्ट्रडिक्शन का क्या मतलब है, मतलब ये है कि हमें जो भी प्रूव करना है हम उसका उल्टा अज्यूम कर लेंगे और बाद में कुछ ऐसा स्टेज निकल के आएगी, कुछ ऐसा कंक्लूजन निकल के आएगा जिसकी वजह से ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ भाई आपका अजम्पशन जो था वो गलत था। मतलब आपका कंक्लूजन आपके अजम्पशन को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, उसकी खिलाफत करेगा, उसे गलत साबित करेगा। ठीक है, और इस वजह से आपका जो अजम्पशन है वो गलत हो जाएगा और फाइनली जाके जो है क्या होगा, आपका रूट 7 या जो भी नंबर था वो इरेशनल प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हमें क्या करना है, जो प्रूव करना है उसका अपोजिट यानी कि उसका एंटी स्टेटमेंट हम अज्यूम कर लेंगे। तो मैं वही करने वाला हूं, लेट रूट 7 बी अ रेशनल नंबर। आपको इरेशनल प्रूव करना, आप इसको क्या मानो, रेशनल मान लो। ठीक है, जो प्रूव करना है उससे उल्टा मान लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम इस बात को समझेंगे कि रेशनल नंबर आखिर होता क्या है। हम सब जानते हैं रेशनल नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर द डिनोमिनेटर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर। मतलब वो कटने नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसी बात का फायदा उठाऊंगा मैं, रेशनल नंबर का जो मतलब होता है उसको यहां पर अप्लाई करूंगा। देखो, आपने ही बोला है कि रूट 7 को हमने रेशनल नंबर अज्यूम कर लिया है। ठीक है, तो क्योंकि रूट 7 आपका रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की सारी डेफिनेशंस जो है, सारी कंडीशंस जो है वो ये फॉलो करेगा, है ना। तो रूट 7 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, P अपॉन Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड P एंड Q डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर। मतलब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, कट नहीं सकते ये। और ठीक है जी, डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर का मतलब ये आ गया। ठीक है, डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर मतलब इस तरीके का नहीं होना चाहिए, जैसे मान लो 3/12 लिखा है जैसे। ठीक है, तो 3 1 3 3 4 12, तो ये तो कट गया, तो इसको आप रेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं लेंगे। 3/12 जो है वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में अभी नहीं आएगा। सिंप्लीफाई होने के बाद हाँ 1/4 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, लेकिन 3/12 को रेशनल नंबर की कैटेगरी में हम नहीं लिखेंगे। तो वही मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि एक तो रूट 7 रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर क्या हो गया, P अपॉन Q, वेयर डिनोमिनेटर दैट इज Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आएगा, मतलब वो कट नहीं सकते। और ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई भैया। अब आगे क्या करना है, अब हम ये देखेंगे कि रूट 7 जो है वो P अपॉन Q के बराबर है ना। अब देखो, इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ रूट है और रूट से तो मुझे बहुत डर लगता है, शायद आपको भी लगता हुआ है ना, रूट से ज्यादातर बच्चे डरते हैं। तो हम क्या करेंगे, रूट को हटा देंगे। रूट को हटाते कैसे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके। तो आप क्या करो, इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो।
ठीक है, उससे क्या फायदा होगा, उससे ये फायदा होगा कि √7 का स्क्वायर करोगे तो 7 हो जाएगा और p का स्क्वायर हो जाएगा और q का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स मतलब दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अभी जो ये क्यू स्क्वायर है ये इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये आएगा 7q स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर। अब वो इक्वल्स टू p स्क्वायर चाहे इधर लिखो चाहे इस साइड लिख दो, आप बात तो एक ही है ना। तो इंप्लाइज दैट p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7q स्क्वायर। ठीक है, इस बात से हमें ये जो लाइन लिखी है इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि p स्क्वायर जो है वो 7 से डिविजिबल है ना। दिख रहा है, देखो 7 आ रहा है ना यहाँ पर एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब क्या है कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, p स्क्वायर जो है वो 7 से डिविजिबल आ गया। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि p स्क्वायर जो है वो 7 से डिविजिबल है, तो p भी 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो p इज ऑल्सो डिवाइजिबल बाय 7, p इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, अब क्योंकि p 7 से डिविजिबल है तो इसको दूसरे वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, इंप्लाइज दैट 7 इज अ फैक्टर ऑफ p। ये भी तो लिख सकते हैं, अगर p 7 से डिवाइड हो पा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि 7 इज अ फैक्टर ऑफ p, है ना। 7 जो है वो फैक्टर हो जाएगा p का। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि p जो है वो कहीं ना कहीं 7 के टेबल में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि p जो है वो कहीं ना कहीं 7 के टेबल में आता है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, सो लेट p इज इक्वल्स टू 7k। भाई साफ सीधी बात है, देखिए p जो है वो 7 के टेबल में आ रहा है कहीं ना कहीं। देखो आपने बोला था ना p इज डिविजिबल बाय 7, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सीधा मतलब ये निकल के आ रहा है कि p जो है वो कहीं ना कहीं 7 से डिवाइड हो रहा है, तो उसकी टेबल में आ रहा है। जैसे 28 है ना, वो 28 जो है वो 7 से डिविजिबल होता है, मतलब 28 जो है वो 7 की टेबल में आता है। ठीक है, 7 4 28 जानते हैं ना आप, तो वही मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि p जो है वो 7 से डिविजिबल है तो कहीं ना कहीं उसकी टेबल में तो आएगा ही आएगा, तो इसीलिए मैंने लिखा है p इज इक्वल्स टू 7k। ठीक है, ये लेट कर लिया हमने। अब एक बात और, ये जो आपने p स्क्वायर इक्वल्स टू 7q स्क्वायर प्राप्त करा था इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, क्योंकि इसकी हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं आगे, p इज इक्वल्स टू 7k है, फिर से मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा यहाँ पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। उससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि यहाँ पर फिर से आपको p स्क्वायर मिल जाएगा और इधर क्या होगा 7k का होल स्क्वायर। ठीक है, p स्क्वायर की जगह आप ऊपर से देखिए, फर्स्ट इक्वेशन मैंने माना था ना, यहाँ पर कहा था बाद में जरूरत पड़ेगी, अब जरूरत पड़ेगी इसकी। देखिए p स्क्वायर की जगह मैं इसकी वैल्यू रख दूंगा जो कि है 7q स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49k स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ आपने p स्क्वायर की जगह जो वैल्यू रखी है 7q स्क्वायर, इसका रीजन दे देना, क्या बोलोगे आप, सिंस p स्क्वायर इज इक्वल टू 7q स्क्वायर था, है ना। कहाँ से था वो, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये रीजन लिख दिएगा। अब क्या होगा, ऑब्वियसली क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में चलेगा, तो 49/7k स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसे कट करके आ जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 49, तो 7k स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 7k स्क्वायर आया आपके पास। अब अगर इसको आप देखो तो ये तो पुरानी बातों जैसा लग रहा है। देखो जैसे यहाँ पर आपने देखा था तो आपने कहा था कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7, बोला था ना, बिल्कुल वही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी तो है। तो अब क्या बोलने का मौका मिल गया आपको कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, इंप्लाइज दैट क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 7, और अगर क्यू स्क्वायर 7 से डिविजिबल है, थोड़ी स्पेस कम है तो मैं इधर आ जाता हूं, क्योंकि क्यू स्क्वायर 7 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू भी डिविजिबल होगा 7 से, क्यू इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, अब अगर क्यू डिविजिबल है 7 से तो इसका मतलब क्या होगा कि 7 इज अ फैक्टर ऑफ क्यू, है ना। अगर कोई नंबर किसी से डिविजिबल है तो यानी कि वो वाला नंबर जो है उसका फैक्टर हो जाएगा। जैसे मान ली 12 है तो 12 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 3 जो है वो फैक्टर है 12 का। ऐसे यहाँ पर q जो है वो 7 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 इज अ फैक्टर ऑफ q। ठीक है, आप इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए और इस वाली लाइन को भी अंडरलाइन कर लीजिए, और अब जरा ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है यहाँ पर, 7 इज अ फैक्टर ऑफ p और यहाँ लिखा है 7 इज अ फैक्टर ऑफ q। देखा आपने, 7 p का भी फैक्टर है और 7 q का भी फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि p और q दोनों में एक कॉमन फैक्टर आ रहा है और वो क्या है, 7 है। ठीक है, इंप्लाइज दैट p एंड q बोथ आर हैविंग या बोथ हैव अ कॉमन फैक्टर, है ना, कॉमन फैक्टर दैट इज, क्या है वो कॉमन फैक्टर बताइए, 7, है ना। देखिए 7 दोनों का फैक्टर है। ठीक है बच्चे, अब यहां पर एक बात बहुत गलत निकल के आई है, p और q जो है उन दोनों में एक कॉमन फैक्टर आ गया 7। जरा पीछे जाइए फ्लैशबैक में और यहां पढ़िए, यहां क्या लिखा था आपने, देखिए p एंड q डू नॉट हैव अ कॉमन फैक्टर। जब आपने अज्यूम करा था √7 को एक रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर आप उसे p अपॉन q के फॉर्म में लिखते हो तो p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था, और आपका यहां पर क्या निकल के आया है, p और q में एक कॉमन फैक्टर निकल के आया है 7। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये चीज तो आपके अजम्पशन को सरासर गलत साबित कर रही है ना, है ना। तो आप क्या बोलोगे, दिस
ये लाइन लिखनी पड़ेगी आपको। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें कैलकुलेशन काफी कम है ना, ऐसा कोई भारी भरकम कैलकुलेशन नहीं है, सारा खेल लैंग्वेज का है। तो ये जो मैं मेथड लिख रहा हूं, जो प्रॉपर लैंग्वेज लिख रहा हूं, ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने लैंग्वेज में कमी करी तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सही है बच्चे? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि लैंग्वेज में कमी नहीं करनी है इस क्वेश्चन में, ठीक है? सारा खेल लैंग्वेज का ही है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, ये लिख दूंगा यहां पर। इससे क्या पता चला कि हमारा अजम्पशन जो है गलत हो गया, ठीक है? 10 या 100 √7 इज एन इर्रेशनल नंबर। एंड फाइनली हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है? अब आपके लिए एक होमवर्क है, आप इसी तरीके से जो है ये क्वेश्चन करके मुझे दिखाएंगे। अब आपको करना है √5 को इर्रेशनल प्रूव करना है, ठीक है? प्रूव दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर, ये आपको करना है होमवर्क में, ठीक है?